हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मानसी जैन जीके को आसान बनाने के लिए हाजिर हूँ एक बार फिर कुछ नई ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, नई नॉलेज के साथ। मैं आज जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है मांग की लॉज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को करने से पहले लॉ ऑफ डिमांड वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर मांग का नियम क्लियर होगा तभी आपको मांग की लॉज समझ में आएगी, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये आज मैं करवा रही हूँ HTET TGT-SS के लिए, KVS TGT-SS के लिए, DSSS TGT-SS के लिए, और जितने भी स्टेट्स के टैट एग्जाम होते हैं या SSC के एग्जाम होते हैं वहां पर ये टॉपिक जरूर आता है मांग की लोच से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मांग की लोच क्या होता है। देखो, मैं लास्ट वीडियो में मांग आपको समझा चुकी हूँ। लोच क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। आप इस बात को पहले ऐसे समझिए कि इलास्टिक क्या होता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनको इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स या हिस्ट्री पॉलिटी साइड से जो बच्चे 11th-12th किए थे या ग्रेजुएशन किए थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, अब अगर वो HTET TGT-SS देंगे उसमें तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वहां उनको प्रॉब्लम होगी ना। तो उन्हीं के लिए आज की मेरी वीडियो है। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं पढ़ी, और SSC CGL के वो सभी स्टूडेंट जो बीटेक है या साइंस साइड के हैं या BSc है, MSc है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले कभी नहीं पढ़ी है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं मांग की लोच। इसको समझने से पहले आप इलास्टिसिटी समझिए। लास्टिक वर्ड क्या होता है, आपने लास्टिक, एक रबर बैंड में लास्टिक होती है, लास्टिक वर्ड क्या होता है, जिस पर जब फोर्स लगाई जाए, जब बाहर का कोई बल, कोई ताकत लगाई जाए तो वो खींच के फैल जाए। यानी बाहर से जो ताकत लगी है, किसी अन्य चीज की जो ताकत उस पर लगी है, उस ताकत के लगने से उसके आकार पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और अगर हम उसे ढीला छोड़ देंगे तो वापस से वो अपने शेप में आ जाएगी, इसे लास्टिक कहते हैं। यानी लास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, लास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है लोचशीलता। लोचशीलता मतलब वो कितनी फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या है कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कि उसमें कितने ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। तो मांग की लोच का अर्थ क्या होता है, मांग की लोच का अर्थ होता है कि कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पर प्रभाव कितना पड़ा है, थोड़ा पड़ा है या ज्यादा पड़ा है या कम पड़ा है या बिल्कुल ही नहीं पड़ा। समझ गए, ज्यादा पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, कम पड़ा है या बिल्कुल ही नहीं पड़ा, यानी कितना प्रभाव कीमत के घटने या कीमत के बढ़ने का मांग पर प्रभाव कितना पड़ा है, इस बात का अध्ययन करता है मांग की लोच। समझ में आ गया आपको। मांग की लोच बच्चों 3 प्रकार की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे ईडी करके लिखते हैं, एग्जाम में भी ईडी लिखा हुआ आता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इसको कहते हैं, ये संबंधित वस्तुओं के लिए होती है, इसका हिंदी में कुछ वर्ड तो होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, संबंधित वस्तुओं के केसेस में ये होती है, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। कीमत लोच मतलब कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पे प्रभाव। आय लोच मतलब आय के घटने या बढ़ने का मांग पर प्रभाव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड संबंधित वस्तुओं के घटने या बढ़ने का मांग पर प्रभाव। ये एक बार क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किसका अध्ययन किया जाता है, तो संबंधित वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। और ये है हमारा कीमत के घटने बढ़ने का, ये है आय का। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, जिसमें से हम देखेंगे मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मांग की जो लोच होती है इसकी 5 डिग्रीज होती है। मांग के लोच के 5 डिग्रीज, ठीक है, 5 डिग्री इसे बोलते हैं 5, मांग के लोच की 5 डिग्रीज। 5 प्रकार ही होते हैं एक तरीके से। एक होती है पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। एक होती है पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब हो गया बेलोचदार, ठीक है। एक होती है भाई आपकी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इकाई लोचदार। देन एक होती है आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी, एक होती है लेस देन यूनिटरी, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार, राइट। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, 5 प्रकार की है। इसमें ED इज इक्वल टू इंफिनिट, ED इज इक्वल टू 0, ED is equal to 1. ED stand for elasticity of demand. ED stand for elasticity of demand. ठीक है बच्चों। ग्रेटर, इसमें ED क्या है? ED इकाई से अधिक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे खड़ा सा मांग वक्र होता है, तो इसमें जो ED होती है वो लेस देन 1 होती है, यानी 1 से कम होती है। ये 5 प्रकार की लोच होती है। अब इसे समझेंगे आप ध्यान से। ये मैंने एक बार डायग्राम बना दिए हैं, बता दिया है क्या क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। देखो, पूर्णता लोचदार, पूर्णता लोचदार का मतलब है पूरी तरह से लोचदार, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि यदि आपने कीमत में जरा भी परिवर्तन किया तो उसकी मांग में अनंत परिवर्तन आ जाएगा, मांग में अनंत परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पूर्णता लोचदार के केस में मांग वक्र, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये ऐसी नहीं खींची, ये क्या है? ये मांग वक्र है, DD डिमांड कर्व है। क्वेश्चन आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व OX के क्या होता है? तो ये OX के क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पूर्णता, क्वेश्चन क्या बनता है? पूर्णता लोचदार मांग वक्र OX के समानांतर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मांग वक्र है DD, वो OY एक्सिस, मैंने पहले ही बताया है, OX एक्सिस OY एक्सिस, ठीक है। जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है इकोनॉमिक्स को वो जानते होंगे, या जिन्होंने कॉमर्स किया है उन्हें भी पता होगा। ये है DD डिमांड कर्व। तो जब मांग पूरी तरह से बेलोचदार होती है तो जो मांग वक्र होता है वो OY के पैरेलल होता है, OY के समानांतर होता है। इसका क्या मतलब होता है भाई? ED इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है कि चाहे कीमत घटे या बढ़े, उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो कैसे, यदि कीमत 2 रुपए थी तब भी क्वांटिटी, यहाँ पर 4 लगा लीजिए, 4 ही थी। कीमत बढ़कर 6 हो गई तब भी क्वांटिटी उतनी ही है। कीमत घटकर 1 हो गई तब भी क्वांटिटी इतनी ही है। यानी कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे,
क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, इसलिए इसे क्या कहा गया है बच्चों, ईडी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर मांग क्या है, पूरी तरह से बेलोचदार है। जब भी कहीं भी आप बेलोचदार वर्ड देखेंगे तो आप समझ जाना, बेलोचदार का मतलब है कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बेलोचदार का मतलब होगा कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इधर आ जाइए, ये है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब बराबर बराबर प्रभाव पड़ेगा। यदि कीमत में 10% चेंज आया है तो डिमांड में भी 10% चेंज आएगा। जब दोनों में बराबर बराबर चेंज आता है तो उसे बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है यदि कीमत में तो चेंज आया है, ये इसको कहा क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। कीमत में जितना चेंज आता है, प्राइस में जितना चेंज आया है तो डिमांड में चेंज उससे ज्यादा आएगा, तो उसे बोलते हैं इकाई से अधिक। अब देखो यहाँ पर P इतना था, ठीक है, P बढ़कर इतना हो गया, ये गैप देखना आप, ये वाला P1 और P2, इनमें आप गैप डिस्टेंस देखिए, गैप देखिए कम है ना। अब यहाँ पे देखिए ये P1 था, तो P1 जब था तो देखो डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, 5 लगा लीजिए यहाँ पर। और जब ये कीमत बढ़कर 2 हो गई तो क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो गई, कितनी घटकर कम हो गई, राइट। तो देखो ये वाला गैप ज्यादा है या ये वाला गैप ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, यानी यहाँ पर 10% चेंज आया है तो यहाँ पर चेंज कितना आया है, 20%। समझ गए, यहाँ पे देखो कम है गैप, यहाँ पे कम गैप ज्यादा है। तो देखो क्या बताया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कीमत में जितना चेंज आता है मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन आता है तो उसे बोलते हैं ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 देखिए, लेस देन 1 जब इसका जो डायग्राम है वो OY की तरफ ज्यादा खड़ा खड़ा सा होता है। इसमें जो डिमांड कर्व है ये क्या है हमारा, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, ये OY की तरफ ज्यादा खड़ा होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, कीमत में जितना परिवर्तन आया है, मान लीजिए कीमत में परिवर्तन आया है 10, तो डिमांड में उससे कम परिवर्तन आएगा। डिमांड में कितना परिवर्तन आया है, 5%, उससे कम आएगा, तो इसे बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। तो ये 5 डिग्रीज होती हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो मैं इसे ऐसे करके दिखाती हूँ। जब कीमत इतनी थी, इस डायग्राम को रफ करके देखो मैं ऊपर बनाती हूँ, नीचे शायद बहुत अच्छे से दिखाई ना दे। OY की तरफ खड़ा खड़ा है, राइट। अब देखिए कीमत थी 2 रुपए, तो डिमांड थी हमारी, क्वांटिटी थी 1 तो नहीं लगा सकते, इसे हम 4 ही लिख लेते हैं। अब ये हो गई बढ़कर इतनी। अब देखो, अब यहाँ पे फर्क कम पड़ रहा है, डिमांड पे फर्क कम पड़ा है, कीमत पे ज्यादा पड़ा है, यानी कीमत के घटने या बढ़ने का मांग पे फर्क कम पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस साइड कीमत, ये वाला गैप क्या है, ज्यादा है, ये वाला गैप क्या है, कम है। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया था कि लेस देन यूनिटरी क्या होता है, इकाई से कम लोचदार मांग वक्र क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1। इसमें क्या है ये कि यदि कीमत में परिवर्तन 10% आया है तो डिमांड में ओनली 5% चेंज आएगा, यानी मांग में उससे कम चेंज आएगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मांग की लोच। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, अपवाद, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और मांग की लोच और मांग की लोच के 5 प्रकार। ये टॉपिक दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीजीएल हो, एचटेट टीजीटी हो, यूपी
यूपी टैट टीजीटी हो, राइट, या फिर आपका डीट एसपी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जनरल स्टडीज का जिसमें इकोनॉमिक सेक्शन आएगा, उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यान से कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली क्लास भी जरूर लगाइएगा जो कि मांग का नियम थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।